Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our class we are going to discuss a new chapter from our book Our Past, that is history part, chapter number 9, and the name of the chapter is The Making of Regional Cultures. कि हमारे भारत में जो ये अलग अलग कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे रीजनल कल्चर्स कैसे स्टार्ट हुए, क्या ये ऑल ओवर इंडिया एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक. आप सभी ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बार हम एक दूसरे पर्सन को जब भी डिस्क्राइब करते हैं या उसको आवाज़ लगाते हैं तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि पंजाबी, उड़िया, गुजराती. और ये सभी बोलने का रीज़न ये होता है या हमारा मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो पंजाबी बोलने वाली लैंग्वेज से बिलोंग करता है या वो गुजराती बोलता है, हरियाणवी बोलता है, तो हम उनको उसी भाषा के बिहाफ पे उनको डिस्क्राइब कर देते हैं. When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Orissa. So जैसे गुजराती बोलने वाला है, जनरली इसका मतलब यही है कि वो गुजरात से बिलोंग करता होगा. अब चाहे वो जहाँ मर्जी रहता हो, बट कभी उसका रिलेशन जो है वो गुजरात से रहा होगा या वो अभी भी गुजरात में रहता होगा. पंजाबी जो हैं उनका पंजाब से रिलेशन होगा, हरियाणवियों का हरियाणा से रिलेशन होगा. सो इस तरीके से हम उनको प्लेसेस जहाँ से वो बिलोंग करते हैं या जो भाषा वो बोलते हैं उस हिसाब से हम उनको उनकी आइडेंटिटी करते हैं. We also tend to associate each region with distinctive kind of food, cloth, poetry, dance, music and painting. और वैसे ही जैसे भाषा अलग अलग है वैसे ही हर जगह का अलग खान पान है, क्लोथिंग्स अलग हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, या फिर डांस परफॉर्मेंस, इंटरटेनमेंट करने के तरीके, सभी कुछ जो है वो रीजनली आपको अलग अलग देखने को मिलेगा. आप हिमाचल चले जाओगे, वहाँ पर आपको हिमाचली जो डांस हैं वो अलग मिलेंगे, पंजाब के जो भांगड़ा है वो आपको अलग से मिलेगा, गुजरात या फिर नवरात्रि में करने वाला जो सॉन्ग डांस होता है. तो हर तरीके के रीजनल कल्चर्स जो हैं और उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है. Sometimes we take existed from the immemorial. However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. और बट हम क्या सोचते हैं कि जैसे हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा से ऐसी होंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ये सारे जो चेंजेस हैं वो टाइम के साथ साथ होते रहते हैं. जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें, कभी हरियाणा और पंजाब जो है वो एक ही राज्य था जिसको पंजाब के नाम से जाना जाता था. बाद में 1966 में 1 नवंबर को हम हरियाणा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हमारा क्या हुआ था, हरियाणा पंजाब से सेपरेट हुआ था. तो ये तो हमने एग्जाम्पल देखा. तो इसी तरीके से भारत में अलग अलग राज्य जो हैं वो भाषाओं के बिहाफ पे जो है अलग हो गए थे कि भाषाओं को उनको बेस बना लिया गया था. सो इस तरीके के चेंजेस जो हैं ये वक्त के साथ साथ होते रहते हैं. और अगर हम ये कह दें कि आज क्या ये होकर फिनिश हो गए, नहीं, आने वाले टाइम में भी ये चेंजेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local traditions with ideas from other part of the subcontinents. और आज जो रूप हमें देखने को मिलता है इन कल्चर्स का वो लोकल ट्रेडिशंस तो हैं ही हैं, बट साथ साथ में इंडिया और फॉरेन के अलग अलग हिस्सों से जब भी हम कांटेक्ट में आए हैं तो वो चेंजेस हमने अडॉप्ट कर लिए हैं. जैसे अगर आप देखोगे आज के टाइम में आप अपने एरिया में भी आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि हमारी जो क्लोथिंग सेंस है वो चेंज हो चुकी है. अगर आप पुराने टाइम की क्लोथिंग सेंस देखोगे, जो कि अगर आप विलेज में चले जाओ तो जो एल्डर सिटीजन्स हैं उनकी आप ड्रेसिंग सेंस देख लो, और आजकल के जो हमारे मॉडर्न बच्चे हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस देख लो, तो वो चेंजेस आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएंगे. और वो सभी कैसे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी
अदर कल्चर के कांटेक्ट में हम आए हैं, उनकी कोई चीज़ हमें अच्छी लग गई तो वो हमने अडॉप्ट कर ली है, और हमारी कोई अगर अच्छी चीज़ लग गई है तो किसी दूसरे पर्सन ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। सो ये जो है इंटरमिक्सिंग है, ये सारा जो आज हमें देखने को मिलता है। As we will see, sometimes traditions appear specific to some region, others seems to be similar across the regions, and yet other derives from older practice in particular area, but take a new form in other regions. So इस तरीके से जो ये इंटरमिक्सिंग होती रहती है, लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कोई घूमने हमारे यहाँ आता है, हम घूमने कहीं और जाते हैं। सो ये कल्चर का एक्सचेंज होता रहता है। हमें लगता है कि ये जो त्यौहार है ये सिर्फ हम ही सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमें कभी हम देखेंगे कि हमारा ही फेस्टिवल है बट वो किसी और नाम से और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वह किसी और प्लेस पे भी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। सो इसी बात को जो अभी हमने डिस्कस की है, इसी को हम विद एग्जाम्पल देखेंगे, और यहाँ पर हम चेराज किंगडम की बात कर रहे हैं कि उनके किंगडम के अंडर मलयालम लैंग्वेज जो है वो कैसे डेवलप हुई। लेट अस बिगिन by looking at an example of the connection between language and region. The Cheras kingdom of Mahodhapuram was established in the 19th century in the southwestern part of the peninsula. So इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसके भी साउथ वेस्ट में चेराज किंगडम जो है उसका उद्भव हुआ। सो वहाँ उस एरिया को बोला जाता था महोदयापुरम, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, जहाँ आज के टाइम में केरला स्टेट है। उस टाइम पे जब चेराज का किंगडम था वहाँ उसको महोदयापुरम बोला जाता था। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। सो चेराज किंगडम के जो भी रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाई उसमें उन्होंने उसको मलयालम भाषा का यूज किया। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, जबकि मलयालम पहले किंग्स जो थे उनकी लैंग्वेज नहीं थी। सो ये एक लोकल लैंग्वेज थी उस एरिया की। उस लोकल लैंग्वेज को चेराज किंगडम के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने ऑफिशियली कामों में मलयालम लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, और धीरे धीरे चेराज ने ना सिर्फ मलयालम लैंग्वेज को और मलयालम ट्रेडिशंस को अपनाया, उन्होंने संस्कृत के जो भी ट्रेडिशंस होते थे या लैंग्वेज थी उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. So आज हमें केरला और उस रीजन में जो भी थिएटर टेम्पल्स नज़र आते हैं, मतलब थिएटर्स हैं बट वो टेम्पल की शेप में बने हुए, वो थिएटर टेम्पल जो दिखाई देते हैं वो संस्कृत के जो एपिक्स लिखे गए हैं, संस्कृत के जो पुरानी पुरानी बुक्स हैं, उन स्टोरीज से उनका एग्जाम्पल जो लिया गया और उनको वहाँ पर फिर बनाया गया है। The first literary work in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit। और मलयालम लैंग्वेज की जो सबसे पहली जो बुक्स थी जो 12th सेंचुरी के आसपास लिखी गई है, जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है, उसमें भी संस्कृत से चीज़ों को लिया गया है, शब्दों को, कहानियों को लिया गया है। तो हम कह सकते हैं मलयालम जो है वो ऋणी है किसकी, संस्कृत की। इंटरेस्टिंगली इनफ a 14th century text, the Leela Tilakam, dealing with grammar and poetic, was composed in Maniparvalam literally. So जो लीला तिलकम बुक है जिसमें ग्रामर और पोएम लिखी गई हैं वो मणिपर्वलम शैली में लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कोरल, डायमंड एंड कोरल। सो यहाँ डायमंड और कोरल जो है वो किसके रेफरेंस में यूज किया गया है, किन लैंग्वेजेस के लिए? सो वो संस्कृत लैंग्वेज के लिए और लोकल रीजनल लैंग्वेज के लिए उन टर्म्स को यूज किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि जो लीला तिलकम है उसमें संस्कृत भाषा का भी उपयोग किया गया है और जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी उपयोग किया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। सो अब हम जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में जानेंगे, किस एरिया की ये बात हो रही है और वहाँ के किस तरीके का वहाँ पर रिलीजियस एटमॉस्फेयर है। सो इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, और काफ़ी एरिया में तो हम कह सकते हैं कि जो ये रीजनल कल्चर है ये वहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस्ड हैं।
The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name of Vishnu at Puri, Orissa. ये उड़ीसा स्टेट की बात हो रही है और उड़ीसा में पुरी नाम की जो जगह है वहाँ की बात हो रही है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द देती। और आज की भी हम अगर बात करें, जगन्नाथपुरी में जो भगवान विष्णु की मूर्ति बनती है, स्टैचू जो बनता है लकड़ी के साथ, वो वहाँ के लोकल जो पीपल हैं वही बनाते हैं। यही ट्रेडिशन आज तक कंटिन्यू है। सो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो जगन्नाथ भगवान हैं वो वहाँ की लोकल देवती थे, मतलब रीजनल देवती थे, वहाँ के लोकल देवता थे, बट बाद में उनको विष्णु का नाम दे दिया गया और आज वो विश्व में विष्णु भगवान के टेम्पल के तौर पर जाना जाता है। Which suggested that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. In the 12th century, one of the most important ruler of the Ganga dynasty, Anantavarman, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. So गंग डायनेस्टी के एक बहुत महान रूलर हुए हैं अनंतवर्मन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी में एक बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का टेम्पल बनवाएंगे। और इसके आगे फिर 1230 में सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग Anang Bhima III decided his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए एक और राजा आए, अनंग भीमा। उन्होंने भी क्या किया, अपने पूरे राज्य को ही जगन्नाथ टेम्पल को समर्पित कर दिया और कहा कि मैं उनका क्या हूँ, डेप्यूटी हूँ, उनका क्या कह सकते हैं, प्रतिरूपक हूँ, मैं उनकी जो भी बातें हैं उनको आगे उनका प्रचार प्रसार करूँगा। सो इस तरीके से उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जैसे जैसे इस तरीके से जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है उसको लोग जानने लगे, उसकी प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी फैलने लग गई, तो धीरे धीरे टेम्पल जो है एक पिलग्रिमेज सेंटर तो बन ही गया, साथ के साथ वहाँ के जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स थे उनको भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करने लगा। All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas, the English East India Company, attempt to gain the control over the temple. जैसे कि बाद में कभी मुगल आए या फिर मराठा हुए, ब्रिटिश हुए, उन सभी ने कोशिश की, जिसने भी उड़ीसा को जीतना चाहा तो सबकी कोशिश सबसे पहले यही थी कि जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको अपने कंट्रोल में किया जाए। और इसका क्या रीज़न था, क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? बिकॉज दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। कि जगन्नाथ टेम्पल का जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है लोकल पीपल्स में, अगर हमने उस टेम्पल को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो अपने आप हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। Our next topic is the Rajputs and tradition of heroism. So अब हम जानेंगे राजपूत और उनकी वीरता की गाथाओं के बारे में। In the 19th century, the region that constitute most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. So 19th century के टाइम में, जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, उस राजस्थान को ब्रिटिश जो है वो राजपुताना के नाम से जानते थे और उसको राजपुताना ही बुलाते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, जिससे हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि राजपुताना अगर उस क्षेत्र का नाम बोला जा रहा है तो उसमें मेनली जो है वो राजपूत ज़्यादा रहते होंगे। बट दिस इज़ ओनली पार्शली ट्रू। बट ये जो है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि राजस्थान में दूसरी कास्ट भी वहाँ पर रहती हैं। There were several groups who identified themselves as Rajput in many areas of northern and central India. क्योंकि भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ग्रुप्स मिले हैं जो अपने आप को राजपूत बताते हैं, बट वो राजस्थान में नहीं रहते हैं। And of course, there are several people other than Rajput who live in Rajasthan. However, the Rajput are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. बट राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत हद तक राजपूतों से इन्फ्लुएंस रहा है। दिस कल्चर ट्रेडिशन वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियल्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द रूलर्स। और राजपूतों का कल्चर क्या रहा है? राजाओं से, उनकी कहानियों से, गाथाओं से, उनकी वीरता की बातों से एस्पिरेशन लेना।
From about the 18th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. और भारत में जो राजस्थान है उसमें मेनली जो है अलग अलग जगह पे राजपूत फैमिलियों ने ही राज किया है. इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. पृथ्वीराज चौहान was one such ruler. These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly, often choosing death to the battlefield rather than face defeat. ये जो राजा रहे हैं इन सभी ने महानता की जो भी कहानियां हुई हैं उनसे इंस्पिरेशन ली है और अपने आप को युद्ध के मैदान में मरना मंजूर किया है, बट पीठ दिखा के भागना उनको नहीं मंजूर था. इसी तरह की कहानियों से पूरा राजस्थान जो है वो भरा हुआ है. स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन द पोएम्स एंड सॉन्ग्स. और इन्हीं राजपूत राजाओं की महानता की कहानियां जो हैं वो गानों में, गीतों में, कविताओं में हमें सुनने को देखने को मिल जाती है. विच वर रिसाइटेड बाय द स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स. जो ट्रेंड गायक होते हैं वो इन कहानियों को गाते रहते हैं. These preserved the memories of the heroes and were expected to inspire others to follow their examples. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. ये जो गीत और कहानियाँ हैं, जो महानता की कहानियाँ हैं, इनको रिकॉर्ड किया गया, इनको लिखा गया ताकि ये हमें एग्जाम्पल, ये हमारे इतिहास को हमें बता भी सके और साथ के साथ हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इन सभी से इंस्पिरेशन भी ले सके. जो आम आदमी होते थे वो भी इन कहानियों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे. ये कहानियाँ जो हैं वो महानता की, उदारता की, लॉयल्टी की, मित्रता की, वीरता की, इन सभी भावनाओं को अपने आप में समेटे हुए है. क्या इन कहानियों में वुमेन्स को भी प्लेस मिला है? डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट एज मैन फॉट विद वन टू ईदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन. Women are also depicted as following their heroic husband in both life and death. There are several stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral pyre of their husband. These who followed the heroic idol often had to pay for it with their lives. प्यारे बच्चों, विमेंस का भी इन स्टोरीज में जो है प्लेस मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि कई बार उनको कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बताया गया है कि उनकी वजह से या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जीतने के लिए सारे झगड़े हुए हैं. और विमेंस जो है वो अपने हस्बैंड की जो वीरता है उनके मरने में, उनके जीने में दोनों तरीके से उनका अनुसरण करती थी, उनका पालन करती थी. बहुत सारी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे विमेन जो है वो सती हो जाती थी अपनी हस्बैंड की चिता के साथ, या फिर उनको फ्यूनरल पायर जो है उसके ऊपर बिठा दिया जाता था और वो अपने शरीर का जो है त्याग कर देती थी. इन सभी कहानियों के साथ जो है ये राजपूत की जो स्टोरीज हैं ये भरी हुई हैं. इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है. अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड एंजॉय द विंटर सीजन. थैंक यू. बाय बाय.